हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम एम जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री उसका हम 7th लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 2015 से लेकर के 2018 तक में वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी ने मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ रखा है। इससे पहले हमने एशियंट और मिडिवल ये दोनों कंप्लीट कर लिया। आप वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट संडे हमारा मॉडल हिस्ट्री भी खत्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जब हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा तब हम उसके बाद पॉलिटिकल का सीरीज स्टार्ट करेंगे। पॉलिटिकल का स्टार्ट करने का रीजन ये है क्योंकि अभी हमारा जो वीडियो सीरीज चल रहा है, जो कि आपका मंडे से सैटरडे तक है, उसमें हम पॉलिटिकल ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12 क्लास तक। जिसमें से हमने अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में हमने क्लास 6 से लेकर के 11th क्लास की जो फर्स्ट बुक है वहां तक कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड बुक में हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कल छठा चैप्टर भी हम उसमें कंप्लीट कर लेंगे। एम लक्ष्मीकांत की बात करें तो उसमें हमने जो हमारा फर्स्ट पार्ट है एम लक्ष्मीकांत का, जिसमें टोटल 12 पार्ट रखे हैं, तो 12 पार्ट में से हमने पहला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसीलिए हम जब हमारा हिस्ट्री का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम ज्योग्राफी ना स्टार्ट करके हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल का, ताकि जिससे हमारे रिवीजन में होता रहेगा और एक टेस्ट सीरीज की तरह वो हमारा चलता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये जो हमारी जो अभी यूपीएससी प्रीलिम्स का 27 ईयर क्वेश्चंस पेपर सीरीज डिस्कशन चल रहा है, वो किन किन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहने वाला। तो ये हर एक स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहने वाला है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की या कॉम्पिटेटिव जो गवर्नमेंट की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशंस करा, चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, पीएससी का हो, या जो भी एग्जाम्स है रेलवे का ही हो, तो वो उन सब स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि यूपीएससी जो है वो भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक है, जो कि गवर्नमेंट सबसे हाई लेवल पे पूछता है। तो जितने भी जो क्वेश्चंस पेपर बनाए जाते हैं वो इसी को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं कि यूपीएससी से मतलब ये देखते हैं कि यूपीएससी के लेवल पे ही रखते हैं कि ताकि बच्चे अच्छे से उनकी तैयारी हो सके। यदि आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के लेवल पे अगर आप अपना एसएससी पीएस रेलवे सबकी तैयारी कर रहे हैं तो आप अदर स्टूडेंट के मुकाबले 3 से 4 कदम आप आगे रहेंगे। तो हर एक स्टूडेंट के लिए क्या है, ये जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें हम ओल्ड क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करें, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो हमने इसमें से ऑलरेडी 2014 मतलब 2014 तक कंप्लीट कर लिए। आज हम 2015 से लेके 2018 तक के पेपर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम 2019 से लेकर के 2021 तक डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमको पता ही चल गया कि इसके बाद हम इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम ज्योग्राफी ना स्टार्ट करके सीधा पॉलिटिकल ही स्टार्ट कर लेंगे। और जो भी हमने वीडियो डिस्कस कर लिया है, जैसे कि 11 से 6 से 11 तक एनसीईआरटी, एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट पार्ट, वो सब आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एशियंट और मिडिवल भी कंप्लीट की गई है, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। और द ओशन ऑफ शिक्षा करके एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जितनी भी जो यूपीएससी की स्टैंडर्ड बुक है वो वहां पे प्रोवाइड कराई गई है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इजिली से आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2016 में। इसमें पूछा गया था कि जो हमारा सत्य शोधक समाज है, इनमें से जो ऑर्गेनाइज्ड है वो किस कारण से हुआ था, यानी कि किन आंदोलन से उनका आयोजन किया गया था। पहला स्टेटमेंट है अ मूवमेंट फॉर अनलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल इन बिहार, यानी कि बिहार में जो आदिवासी है उनके उत्थान के लिए ये एक आंदोलन था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, यानी कि गुजरात में एक मंदिर में प्रवेश करने के लिए ये एक आंदोलन किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट कहता है एन एंटी केस मूवमेंट इन महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था।
और चौथा जो स्टेटमेंट है यानी कि चौथा जो हमारा डी ऑप्शन है वो कहता है अ पीसेंट मूवमेंट इन पंजाब, यानी कि पंजाब में एक किसान आंदोलन था। तो आपको ये बताना है कि जो सत्य शोधक समाज है वो क्या था, यानी कि वो आयोजन क्यों किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो है ऑप्शन सी। अगर हम बात करते हैं सत्य शोधक समाज के बारे में, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ज्योतिराव फुले के द्वारा 24 सितंबर यानी कि 24 सितंबर 1873 में किया गया था। अगर हम इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, सामाजिक सुधार और जो छोटे कास्ट यानी कि जो शूद्र लोग होते तो उनके साथ जो अस्पृश्य जातियों की जो है उनको जो शोषण और उनके दमन से मुक्ति दिलाने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। यानी कि अगर हम बात करते हैं सूत्र, वो पर्सन जिसे हम अनटचेबिलिटी की एक्टिविटी में रखते थे। जैसे कि आप सबको पता है कि जब हमारी कंट्री गुलाम थी या 18th सेंचुरी की बात करें तो हमारी कंट्री में जाति व्यवस्था के नाम पे काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट देखने को मिलता था, कि जिसमें कि क्या है कि यदि जो शूद्र लोग होते थे तो उन्हें सोसाइटी में इजाजत नहीं होती थी कि वो अदर लोग और भी लोगों की तरह वो प्रवेश कर सके। तो इन सब के शोषण को रोकने के लिए एक ज्योतिराव फुले को द्वारा क्या है तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, ताकि इनके शोषण और इनकी जो दमन है इनका जो दमन हो रहा हो उनको वो रोक सके। अगर हम बात करते हैं ये भी हमारे लिए क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड था। जैसे कि अगर हम बात करें आज के टाइम पे आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक है, वो हमें क्या है, फंडामेंटल राइट है हमारा, क्या, एक राइट टू इक्वलिटी का। तो ये हमें सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि इस तरीके की एक्टिविटी हमें दोबारा से सोसाइटी के अंदर ना देखने को मिले और हम अपनी कंट्री के अंदर हर एक पर्सन को क्या करें, सोसाइटी में एक समान ला सके। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। और ये सवाल कब पूछा गया था, तो ये सवाल पूछा गया था 2016 में। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन भी कब पूछा गया था, ये भी पूछा गया था 2016 का क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया था जो मेंटोगो क्लेम्स फोर्ड प्रपोजल है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए है सोशल रिफॉर्म यानी कि सामाजिक सुधार, ऑप्शन बी है एजुकेशनल रिफॉर्म यानी कि शैक्षणिक सुधार, ऑप्शन डी है रिफॉर्म्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पुलिस प्रशासन में सुधार, और ऑप्शन डी है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, मेंटोगो कैल्फोन्स प्रपोजल है वो किससे रिलेटेड करता है, तो ये एक शैक्षणिक सुधार से रिलेटेड करता है, यानी कि ये हमारा एक एजुकेशनल रिफॉर्म था। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो जो हमारा मेंटोगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है वो भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत में स्वशासन स्थानों को प्रवेश करने के लिए शुरू किया गया था, यानी कि शुरू किए गए एक सुधार थे। 1980 में ये तैयार की गई मेंटो कैल्सोस रिपोर्ट को सुधार के रूप में रूपरेखा तैयार की गई थी और इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत क्या है, अधिकार बनाया गया। और ये भी हमारा क्या है, किससे रिलेटेड है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड है। इसलिए जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है, ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है। इसमें ये बताने कि इसमें जो हमारे पास तीन स्टेटमेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, किसके रिगार्डिंग में दिया है, केशव चंद्र सेन एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफ विच ऑफ द अबव, यानी कि केशव चंद्र सेन के द्वारा इन तीनों में से किसकी स्थापना की गई थी, ये आपको बताना है। पहला है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी यानी कि कलकत्ता इकाई समिति, फिर बात करते हैं नई व्यवस्था का तंबू, और तीसरा है हमारा भारतीय सुधार संघ। आपको बताना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है सिर्फ पहला और तीसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है सिर्फ तीसरा, और ऑप्शन डी है पहला दूसरा तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि 1881 में केशव चंद्र सेन के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, नावा विधान, यानी कि जिसे हम कहते हैं न्यू डिस्पेंशंस। इसका मतलब होता है एक न्यू यूनिवर्सलिस्ट रिफॉर्म्स आफ्टर हैविंग डिफरेंस विद इन ब्रह्मो समाज, यानी कि 1881 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में मतभेद होने के बाद
नावा विधा जिसे नई व्यवस्था है उसकी स्थापना की गई थी, जिसका अर्थ था नया सार्वभौमिक धर्म। यह ब्राह्मण समाज में जो विवाह को क्या है वैध बनाने और विवाह के न्यूनतम आयु तय करने के लिए भारतीय सुधार संघ का भी ये क्या था तो हिस्सा था। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन राजा राम मोहन रॉय द्वारा, यानी कि राजा राम मोहन द्वारका नाथ टैगोर और विलियम एडम्स के द्वारा किया गया था। तो इसीलिए जो हमारा जो राइट आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 का भी यही क्वेश्चन है 2016। इसमें यह बताना है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि एट सूरत 1907, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में कि 1907 में जो सूरत में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था उसका मेन कारण क्या था। ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का परिचय। दूसरा स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने के लिए नरमपंथी की क्षमता में चरमपंथियों का विश्वास कम था। तीसरा स्टेटमेंट है मुस्लिम यानी कि मुस्लिम लीग का फाउंडेशन रखा गया था, नींव रखी गई थी। चौथा स्टेटमेंट है कि अरविंदो घोष यानी कि अरविंदो घोष ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्षता के रूप में चुने जाने में वो असमर्थ थे। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी। कैसे, यानी कि अगर हम बात करते चरमपंथी और नरमपंथी दोनों ही आमने सामने थे। चरमपंथियों ने सोचा था कि लोगों को प्रोत्साहित किया गया और स्वतंत्र की लड़ाई शुरू की गई। उन्हें महसूस किया कि अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए धक्का का समय यानी कि ढकेलने का समय आ गया था और नरमपंथियों के आंदोलन के लिए एक बड़ा बाधा बना। इसलिए अगर हम बात करते हैं इसीलिए सूरत का जो विभाजन हुआ था क्योंकि चरमपंथी अंग्रेजों के साथ बातचीत करने की नरमपंथियों की क्षमता में असंतुष्ट थे। इसलिए जो इसका जो राइट आंसर था वो क्या है ऑप्शन बी। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है। इसमें यह कहा गया है कि जो प्लान ऑफ सर स्टेफ्ट क्रिप्स था, यानी कि यानी कि बात करते हैं किसके बारे में इन बीस गेस्ट के बारे में, यानी कि जो सर स्टेफन फोर्ड की जो योजना थी परिकल्पना की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो क्या थी। ऑप्शन ए है भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी है स्वतंत्र देने से पहले भारत को दो हिस्सों में विभाजन किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है भारत को इस शर्त के साथ एक गणराज्य बनाया जाना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। और डी है कि भारत को डोमिनियन का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। यानी कि अगर हम बात करते जो मेन प्रपोजल था सर स्टफर्ड क्रिप्स का वो क्या था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करा देना चाहिए और भारत डिसीजन इस चीज में फ्री रहेगा कि उसको किसके साथ रिलेशंस बनाने हैं और कॉमनवेल्थ में उसको पार्टिसिपेट करना है। यानी कि अगर हम बात करते हैं रिलेशंस विद कॉमनवेल्थ में वो क्या रहेगा डिसाइड करने में फ्री रहेगा और किसी भी इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो स्वतंत्र रहेगा। तो ये किसका था सर स्टीफन क्रिप्स का ये मेन प्रपोजल था। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो क्रिप्स प्रपोजल था उन्होंने भारत को क्या है भारत को एक डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कराया था कब तो दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में। ये 2018 का क्वेश्चन है, यानी कि 2017 में यूपीएससी ने मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे आपसे ये कह रहा है कि रिफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का जो कल्चर इतिहास है यानी कि सांस्कृतिक इतिहास है उसके संदर्भ में हमारे पास चार स्टेटमेंट है। इन चार स्टेटमेंट में से ये बताने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि अधिकांश जो त्यागराज कृतियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में एक भक्ति गीत है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है त्यागराज ने कई नए राज्यों की रचना की थी। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो अन्माचार्य और त्यागराज है वो समकालीन है। समकालीन का मतलब होता है कि अभी के काल के, यानी कि समकालीन का मतलब आप कह सकते हैं कि जो कि हमारा चल रहा हो कब से लेकर के यानी कि अप्रोक्स 18 सेंचुरी से लेके 21 सेंचुरी के बीच में। तो उस जो कि यानी कि समकालीन का मतलब हो जाता है आपसे एक तरीके की
करेंटली का टाइम हो जाता है, यानी कि कुछ साल, यानी कि कुछ 100 साल के आसपास में, जिसमें हम 100 साल, 200 साल, ज्यादा 300 साल तक में गिनते, वो हमारा हो जाता है समकालीन। जैसे कि हम बात करते हैं समकालीन, यानी कि समकालीन स्तर पर विश्व, जिसमें हम कोल्ड वॉर सबके टाइम का देखते हैं, इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बात करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो एक तरीके का होता है समकालीन का मतलब है कुछ ही 100 साल के आसपास में। तो आपको ये तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो यानी कि अन्माचार्य और त्यागराज वो क्या है, समकालीन है। और हमारा चौथा जो स्टेटमेंट है वो कहता है अन्माचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में एक भक्ति गीत है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। फ्रेंड्स, अगर किसी स्टूडेंट ने 2022 में अगर यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा तो उन्होंने ये देखा होगा कि इस बार यूपीएससी ने क्या किया था कि इस मेथड के ऑप्शंस को चेंज करके किस तरीके से बताया था कि इसमें कहा था कि कौन सा पेयर सही है, ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, ओनली थ्री पेयर, या ऑल पेयर। इस टाइप से क्वेश्चंस इस बार ऑप्शंस मेथड चेंज कर दिया था। तो लेकिन ये हमारा 2018 का क्वेश्चन है, तो उसमें बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है सिर्फ पहला तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी है पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी है दूसरा तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी, यानी कि हमारा जो इसका राइट आंसर वो ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ हमारा दूसरा और चौथा ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ना कि हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट क्या है तो गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारे अन्माचार्य थे वो 15वीं सदी से यानी कि 15th सेंचुरी से रिलेटेड करते थे। इस वजह से क्या है हमारा जो, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें वो हमारा क्या हो जाता है, गलत, यानी कि जो तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। जैसे ही हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत हुआ तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो सीधा सीधी इसका जो हमारा राइट आंसर निकल गया है वो क्या निकल गया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन के बारे में, ये भी 2018 में पूछा गया था। इसमें आपको ये बताना है कि 18वीं सदी के मध्य में जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में निर्यात की जाने वाली जो मुख्य वस्तुएं थी वो कौन कौन सी थी। ऑप्शन ए है रॉ कॉटन यानी कि कच्चा कपास, सीड ऑयल जिसे हम तिलहन कहते हैं, और अफीम, अफीम का मतलब होता है, ये हो जाता है हमारा अफीम जो कि हमारा एक ड्रग्स में आता है। ऑप्शन बी है चीनी, नमक, जिंक, लीड यानी कि सीसा। ऑप्शन सी है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पेसिस एंड टी यानी कि तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। ऑप्शन डी है कॉटन, सिल्क, सल्फेट और अफीम यानी कि कपास, रेशम, सोरा और अफीम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो क्या है, ऑप्शन बी। अगर हम बात करते हैं भारत में जो उत्पादित कपास और जो रेशम है वो अच्छे गुण के द्वारा यूरोप में उनका एक बड़ा बाजार था। यूरोपीय कंपनियों के बीच में क्या है, कॉम्पिटिशन होने की वजह से, यानी कि अगर हम बात करते हैं प्रतिस्पर्धा ने अनिवार्य रूप से क्या है कीमतों को बढ़ा दिया था, जिस प्रकार से ये सामान खरीदा जा सकता था, जो कि हमने ऑप्शन बी में दे रखा है। तो जैसे कि बात करें 19th सेंचुरी के एंड में भारत का जो आधा आयात था और निर्यात वो बंबई से होकर क्या होता था, गुजरता था, यानी कि बंबई से होकर के वो जाता था। फिर बात करें इन व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु अफीम थी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी चीन को निर्यात किया करते थे। फिर अगर हम बात करते हैं नील और सोरा भारत के अन्य प्रमुख आयात थे, और तथ्य यह दोनों उत्पादकों का उत्पादन पूर्व गंगा के मैदान में किया गया था। विशेष रूप से हम बात करें बिहार के पूर्वी तट पर साथ साथ भारत के उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर इसके कारखाने को स्थापित किया गया था, ब्रिटिश प्रयासों को प्रेरित किया गया था। इसलिए अगर हम बात करते हैं सॉल्टपीटर वास्तव में एक निर्यात किया गया था, अन्यथा ब्रिटिश पूर्वी तट पर कारखाना स्थापित करने के प्रयास नहीं करते थे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी।
अब हम 8th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2018 में ही पूछा गया था। आपको ये बताना है इसमें जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा अप्लाई नहीं होता है सिस्टम ऑफ सब्सिडेंट्री अलायंस जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। यानी कि इनमें से कौन सा कथन, यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि की प्रणाली पर लागू नहीं होता है। पहला है यानी कि ऑप्शन ए है दूसरे के खर्च पर एक बड़ी अस्थायी सेना बनाए रखने के लिए। दूसरा है यानी कि ऑप्शन बी है टू कीप इंडियन सेफ फ्रॉम नेपोलियन डेंजर, यानी कि नेपोलियन के खतरे से भारत को सुरक्षित करने के लिए। ऑप्शन सी है टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर अ कंपनी, यानी कि कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुरक्षित करने के लिए। और ऑप्शन डी है एस्टेब्लिश ब्रिटिश फार्मेसी, यानी कि पारामोनेटरी ओवर द इंडियन स्टेट, यानी कि भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। यानी कि अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए, सी और बी, सॉरी ऑप्शन ए, बी और डी के बारे में, ये तीनों क्या थे, ये तीनों साइलेंट फीचर थे किसके, सब्सिडेंट्री अलायंस की, क्या ये साइलेंट फीचर्स हैं। तो जिसके वजह से और जो हमारा ऑप्शन सी है वो इस पे करेक्ट नहीं बैठता है, यानी कि ऑप्शन सी इसके फीचर्स में नहीं है, इसलिए जो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी। और जबकि इसमें ये भी पूछा गया था कि इनमें से नॉट अप्लाई, यानी कि कौन सा लागू नहीं होता है। अब बात करते हैं हम 9th क्वेश्चन के बारे में, ये भी 2018 का क्वेश्चन है। इसमें यह बताना है कि 19वीं सदी में भारत ब्रिटिश प्रशासन के परिणाम के स्वरूप में जो अर्थव्यवस्था के रूप कौन क्या था, यानी कि अर्थव्यवस्था के रूप में 19th सेंचुरी में भारत ब्रिटिश प्रशासन के परिणाम में से इनमें से क्या था। ऑप्शन ए है कि भारत, यानी कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के एक्सपोर्ट में इंक्रीज देखने को मिला था। ऑप्शन बी है ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ऑन फैक्ट्रीज, यानी कि अगर हम बात करते हैं भारतीय स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या बढ़ गई थी। ऑप्शन सी है कम्युनलाइजेशन कर दिया गया था इंडियन एग्रीकल्चर का। ऑप्शन डी है रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि शहर में आबादी बढ़ गई थी, तेजी से बढ़ गई थी। तो इसका आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। यानी कि अगर हम बात करते हैं 19वीं सदी में, यानी कि 19th सेंचुरी में जो भारत में ब्रिटिश प्रशासन था, अगर हम उसका इकोनॉमिक के रूप यानी कि आर्थिक रूप देखें तो क्या था कि भारत के अंदर जो कृषि की जाती थी उसका क्या कर दिया गया था, कॉमर्शलाइजेशन कर दिया गया था, यानी कि व्यवसायीकरण कर दिया गया था। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। बात करते हैं 10th क्वेश्चन के बारे में। 10th क्वेश्चन में आपको ये क्या करना है, इसको आपको, ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है, इसमें आपको इनको क्या करना है, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग लगाना है। यानी कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा इवेंट पहले हुआ है। ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। दूसरा है दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण लिखा गया था। तीसरा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ लिखा गया था। चौथा है जो हमारा सत्येंद्र नाथ टैगोर है वो भारत के पहले ऐसे थे जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इवेंट पहले हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। यानी कि अगर हम बात करते हैं नील दर्पण जो कि दीनबंधु मित्रों के द्वारा, यानी कि दीनबंधु मित्रों के द्वारा लिखा गया था, तो कब लिखा गया था, ये लिखा गया था 1859 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर जो भारत के पहले सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने कब किया था, ये किया था 1963 में। फिर बात करते हैं आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1857 में। फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो आनंद मठ लिखा गया था तो वो लिखा गया था 1882 में। तो इसीलिए जैसे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि आपको इसमें ये पूछा गया था कि इन चारों घटनाओं में से पहली कौन सी घटना हुई थी या कौन सा इवेंट पहले हुआ था।
तो जो सबसे पहला जो इवेंट हुआ था वो दीनबंधु मित्रा के द्वारा क्या लिखा गया था, नील दर्पण लिखा गया था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन के बारे में। 11th क्वेश्चन में आपको ये बताने कि भारत में जो औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षिक संस्थानों के संदर्भ में यह हम बात करते हैं संस्था बनाम संस्थापक के निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। यानी कि जो भी इवेंट हुए हैं इससे रिलेटेड, जो हमारे कंट्री के अंदर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कॉलोनियल टाइम पे जो भी इवेंट हुए हैं उस पर हमें क्या करना है, विचार करना और बताना है कि करेक्ट पीरियड कौन सा है। जैसे कि मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, जो 2022 में जो यूपीएससी ने अपना प्रीलिम्स का पेपर लिया था उसमें क्या है, इस टाइप के ऑप्शंस को रिप्लेस करके किस टाइप के ऑप्शंस को दिया था, जिसमें आपको बताना था ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, ओनली थ्री पेयर और नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो पहला है कि संस्कृत कॉलेज एट बनारस विलियम जोन्स, दूसरा है कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग, तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज अर्थुर वेलेस्ली। तो बताना है कि जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कॉलोनियल टाइम पे तो कौन सा इवेंट पहले हुआ था। यानी कि संस्कृत कॉलेज बनारस में जो स्थापना की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, कलकत्ता मद्रास जो है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा स्थापित किया गया था, और जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो किसके द्वारा किया गया था, आर्थर वेलेस्ली के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है सिर्फ पहला दूसरा, ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा, ऑप्शन सी है पहला तीसरा और ऑप्शन डी है सिर्फ तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कौन सा है, ऑप्शन बी। अगर हम बात करते हैं 1971 में ब्रिटिश रेसिडेंट जो कि हमारा कौन था, जोनानाथ ड्यूसेन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसमें प्रमोट किया गया था किसको, हिंदूज लॉस को और फिलोसफी इन बनारस। फिर बात करते हैं सर विलियम जोन्स के द्वारा ये एसोसिएटेड थे किसके साथ, यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। फिर वहीं पे हम बात करते हैं, देखो फिर कहा गया कि इसमें कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में किया गया था, जिसमें ट्रेनिंग दी जाती थी जो भी सिविल सर्वेंट होते थे उनको। लेकिन जो आर्थर वेलेस्ली थे उन जो कि ब्रदर थे किसके, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, उन्होंने चौथा एंग्लो मॉन्सूर वॉर लड़ा था टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं अर्थुर वेलेस्ली, उन्होंने फोर्सली टीपू सुल्तान को क्या किया था, अपनी राजधानी में इन्हें क्या किया था, तो वापस भेज दिया गया था, यानी कि इन्हें मजबूर कर दिया था अपनी राजधानी में लौट जाने के लिए। इस वजह से हमारा जो इसका जो सिर्फ राइट आंसर निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, सिर्फ हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों, क्योंकि सारे ऑप्शन फिर क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन यानी कि 12th क्वेश्चन के बारे में। ये भी 2018 में ही पूछा गया था। इनमें ये बताना है कि जो उर्ज डिस्पार्स है, उर्ज डिस्पार्स से रिलेटेड जो हमारे पास तीन स्टेटमेंट दिए गए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि अनुदान सहायता प्रणाली शुरू की गई थी, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी, और तीसरा स्टेटमेंट कहता है शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। अब इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसको भी हम क्या करते हैं 2022 के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, ओनली थ्री पेयर और चौथा हो जाएगा हमारा नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इस हिसाब से बता दीजिए कि आपको कौन सा कितने पेयर इसमें करेक्ट है। ऑप्शन ए है फिर पहला दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है पहला तीसरा और ऑप्शन डी है पहला दूसरा तीसरा।
आपको बताना है कितने कौन से पेयर्स में से ओनली एक पेयर सही है, ओनली दो पेयर सही है, ओनली मतलब तीनों पेयर सही या कोई सी भी पेयर सही नहीं है। ये आपका 2022 के अकॉर्डिंग का ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए। यानी कि अगर हम वुड्स डिस्पाच की बात करें, वो क्या था, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में कि उन्हें जो माध्यमिक यानी कि जो बात करते जो वुड एंड डिस्पैच है, उन्होंने सिफारिश की थी कि प्राथमिक और मध्य शिक्षण में क्या स्थानीय भाषा होनी चाहिए। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए का मतलब क्या होगा आपका, कि सिर्फ पहला और दूसरा यानी कि दो ही इसमें पेयर करेक्ट है और तीसरा हमारा गलत है। अब बात करते हैं 13th क्वेश्चन के बारे में। ये भी 2018 का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके कारण से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। ऑप्शन ए है यानी कि पहला स्टेटमेंट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। बी है जनरल कमेटी पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823। तीसरा है ओरिएंटलिस्ट यानी कि अगर हम बात करते हैं और ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी। अब इसमें से बताने की कौन सा स्टेटमेंट यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए है सिर्फ पहला दूसरा, ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा, ऑप्शन सी है पहला तीसरा, ऑप्शन डी है और ऑप्शन डी है तीनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो तीनों के तीनों क्या है, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने के लिए क्या है, तो जिम्मेदार है। अब बात करते हैं 14th क्वेश्चन के बारे में। ये भी 2018 का क्वेश्चन। इसमें आप बताने कि निम्नलिखित में से 1948 में जो स्थापित हिंदू मजदूर सभा है इसके संस्थापक थे। आपको बताना है, ऑप्शन ए है बी कृष्णा पिल्लाई, EMS यानी कि फिर नंबूदरीपाद और केसी जॉर्ज। ऑप्शन बी है जयशंकर नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और MN रॉय। ऑप्शन सी है सी रामास्वामी अय्यर, के कामराज और वीरे सिलिगम पुट्टुलू। और ऑप्शन डी है अशोक मेहता, TS रामानुजम और GG मेहता। आपको बताना है कि जो हमारे हिंदू मजदूर सभा है इसके संस्थापक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, संस्थापक सम्मेलन कौन चुने गए थे, यानी कि अशोक मेहता सचिव व GG मेहता VK माथुर सचिव के रूप में इलेक्टेड हुए थे। फिर बात करते हैं सुश्री मनीवे कारा और TS रामानुजम HMS के उपाध्यक्ष चुने गए थे। तो इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 15th क्वेश्चन के बारे में। 2018 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें ये बताने कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रा ने भारत के हीरे और हीरे के खानों के बारे में अपनी पुस्तक में विस्तार से चर्चा किया था। ऑप्शन ए है फ्रांसिस्को बर्नियर, ऑप्शन बी है जैन बैप्टिस्टे टेविनियर, ऑप्शन सी है जैन डे थेवेनोट, ऑप्शन डी है अबे वार्थेलिमी यानी कि कैरे। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी। यानी कि अगर हम बात करें जीने बैप्टिस्टिक टेविनियर, ये क्या था, जो फ्रांस का एक टेबलर था जो भारत में आया था 1640 से लेके 1667 के बीच। और ये भारत यानी कि वो डायमंड का क्या था, यानी कि अगर हम बात करते हैं ये हीरे का व्यापारी होने के नाते इसको डायमंड में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से भारत के अंदर जितने भी डायमंड के जो खान थे डेसियन थे उन सब की इसने क्या की थी, तो इन सब पे जगह पे उसने क्या किया था, तो भारत में उसने घूमा था विशेष, यानी कि भारत के अंदर जितने भी जो डेसियन से डायमंड के जो खान थे उन सबको उसने विशेष रूप से घूमा और अपनी पुस्तक में लिखा था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। और थोड़ा सा और एक्सप्रेशन देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जीने डी थेवेनोट जो कि 1626 में पहले फ्रांसीसी यात्री थे, यानी कि पहले फ्रांसीसी यात्रियों में से एक थे, ने अपनी पुस्तक रेमो यानी कि रेमोस्ट्रोट यानी कि रेमोस्ट्र यानी कि बात करते किस कारण, ये देखिए जैसे रेमोस्ट्रोट्सी में नील की खेती और इसकी खेती की सीमा का वर्णन किया था।
फ्रांसीसी प्रोग्रेसिव बर्नियर, जो कि 1658 के बीच में वो कहाँ थे, फ्रांसीसी आए हुए थे। और उन्होंने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में किसान के जीवन, उनकी खराब स्थिति, कस्बों, उद्योग, ग्रामीण इलाकों में जीवन और शहरी संस्कृति को सबसे बढ़कर लिखा था। तो इनकी क्या है, यानी कि भारत के प्रमुख निर्माण के उल्लेखों का उन्होंने यानी कि उल्लेख किया गया था। अब बात करते हैं किस कार्य में, अबे कैरने कार्य में। ये भी एक फ्रांस के ही यात्री थे, जो कि 1672 और 1664 के बीच में वो मुगल भारत का दौरा किया था और भारत और निकट पूर्व अबेकोर की यात्रा में अपनी जानकारी दर्ज की। उन्होंने बंदरगाहों, कस्बों और जो नवगठित फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी भूमिका के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको ये जो घटना, चार जो इवेंट दिए गए उसको आपको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा घटना पहले घटा था। यानी कि पहला है, यानी कि अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, भारत में किसी राज्य को लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई पहली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, जहां पे किसी का मतलब है केरल। आप केरला से रख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, तो केरला ही स्टेट का नाम दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो इंडिया की जो लार्जेस्ट बैंक है, जो सबसे बड़ी बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, उसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। एयर इंडिया का नेशनलाइज्ड किया गया और वो नेशनल कैरियर इसको बना दिया गया, यानी कि भारत का वो क्या बन गया, नेशनल कैरियर, राष्ट्रीय वाहक बन गया। चौथा स्टेटमेंट है कि गोवा एक इंडिपेंडेंट राज्य बना और वो भारत का एक अभिन्न अंग, यानी कि भारत का एक स्टेट बना। आपको ये बताना है कि चारों स्टेटमेंट को क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग लगाना है। ऑप्शन ए है चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन बी है तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। ऑप्शन सी है दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। ऑप्शन डी है तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं कैसे। अगर हम बात करते हैं 1957 में भारत के किसी राज्य में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित जो कम्युनिस्ट पार्टी है पहली बार सरकार बनी थी। 1957 में केरल राज्य विधानसभा में पहली बार आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने 126 सीट जीता था। फिर बात करते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि नेशनलाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कब, तो 1955 में। और इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेकिंग 60%, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसमें 60% की हिस्सेदारी किसने ले ली थी, भारतीय रिजर्व बैंक ने ले ली थी। और इसका जो नाम बदल के क्या कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1955 में। अब बात करते हैं एयर इंडिया को जो नेशनलाइज किया गया था वो कब किया गया था, 1953 में। और गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था एयर कॉर्पोरेशन एक्ट, कब, तो 1953 में। और इसको जो परचेज किया था मेजोरिटी में किसने किया था, टाटा सन्स ने इसको मेजोरिटी में परचेज कर लिया था। फिर बात करते हैं गोवा, जो भारत का एक इंडिपेंडेंट राज्य बना था, कब बना था, 18 दिसंबर 1961 में। और इसको आजाद कराने के लिए क्या किया गया था, तो विजय ऑपरेशन चलाया गया था। और जो गोवा था वो किसके अधीन में था, तो पुर्तगीज के अधीन में था। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों का हिस्ट्री टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा उसने इस वीडियो सीरीज को एज अ टेस्ट की तरह सॉल्व किया होगा। और जो स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन तैयारी कर रहे होंगे उनको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि आखिर यूपीएससी अब क्वेश्चंस किस तरीके से पूछती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशंस देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप उसमें सजेशंस दे सकते हैं कि आपको और किस तरीके के चेंजेस चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।